सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके कल हमने कुछ बेसिस देखे थे, यस और नो? और वो बेसिस क्या थे, आपको समझ में आ गए? वी हैव सीन द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। तो अब बात करते हैं पहले फ्लावर की। फ्लावर को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, यस और नो? शूट अगर है तो इसके पास क्या क्या होगा? इसके पास स्टेम भी होगी और लीफ भी, स्टेम एंड लीव्स, यस और नो? तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो भी पार्ट हम बनाने जा रहे हैं वो या तो स्टेम होगा या फिर लीफ। दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। क्या नाम होता है इसका? नाम क्या होता है? पेडिसल। स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। और रेगुलरली नोट भी करते रहिए चीजों को। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। आपको पता है कि सबसे अच्छा मेथड क्या है डायग्राम बनाने का? एक साइड में डायग्राम बनाइए, दूसरी साइड में लेबलिंग करिए। जब भी आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है इसको। राइट पे डायग्राम बनाइए, लेफ्ट पे लेबलिंग करिए, लेफ्ट पे डायग्राम बनाइए, राइट पे लेबलिंग करिए। लेबलिंग एक साइड पे, डायग्राम एक साइड पे। इसको बहुत इंप्रेसिव माना जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना? तो अगर ये काम करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज आप लेबलिंग सब तरफ कर सकते हैं। डायग्राम शुड बी मीनिंगफुल, ब्यूटीफुल हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे काम की ये दोनों चीज़ें हैं, कार्पल और स्टेमन। क्या है ये? सेपल और पेटल क्या है ये सब लीव्स हैं। ये सब क्या हैं? लीव्स हैं, क्योंकि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। तो कार्पल और स्टेमन को हम बोलते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव लीव। कल बताया था, रिप्रोडक्टिव लीव्स या फर्टाइल लीव्स। रिप्रोडक्टिव लीव्स या फर्टाइल लीव्स इनको बोला जाता है। और पेटल्स और सेपल्स क्या हैं? दीज आर एक्सेसरी लीव्स टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये एक्सेसरी लीव्स हैं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी प्लांट में पॉलिनेशन विंड से हो रहा है या वाटर से हो रहा है तो वहां पर सेपल्स और पेटल्स का होना जरूरी नहीं है, कलरफुल होना जरूरी नहीं है ना? वहां एक्सेसरी लीव्स हट जाएंगी। बट स्टेमन और कार्पल के बगैर काम नहीं चलेगा। तो स्टेमन और कार्पल को बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारे काम की चीज है। अभी आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। ये वो स्ट्रक्चर है जो आप पहले से जानते हैं। हर एक बच्चा क्लास 12th में ये जानता है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना? गिव मी योर रजिस्टर। अभी आप क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से देख रहे हैं, ये 2 पेजेस आप लेकर के चलेंगे। एक सीक्वेंस हम यहां बनाएंगे नीचे तक,
एक सीक्वेंस हम यहाँ बनाएंगे नीचे तक, बीच की जगह खाली रहेगी। बीच में क्या करना है वो बाद में बताऊंगा। तो आप अभी जो मैं इधर बनाऊं वो आप इधर लिखें, जो इधर बनाऊं वो इधर लिखें, और बीच की जगह खाली छोड़ दीजिए। ये 2 पेजेस क्लास 11th का रिवीजन भी है, चैप्टर 3 का प्लांट किंगडम का, और क्लास 12th का सिनॉप्सिस भी है। क्लास 12th का जो चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं ये इस पेज पर पूरा आ जाएगा। 2 पेजेस पर चैप्टर 2 पूरा आ जाएगा। इसी की डिटेल आप चैप्टर 2 में देखेंगे। इसके बाहर का कुछ भी चैप्टर 2 में नहीं होगा। तो इस पैटर्न पर काम शुरू कर दीजिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं जानते, इसको रब कर देता हूं। एक चीज इसमें लेबलिंग से रह गई। फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो पेडिसिल के ऊपर जिस जगह रेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं थैलेमस। अभी हमने जो बनाया था ये पेडिसिल था, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, है ना, और ये है थैलेमस। थैलेमस को हम बोलते हैं बच्चों रिसेप्टिकल। आप ना ये जो रजिस्टर बना रहे हैं बायो का, ये आप इसलिए बना रहे हैं कि घर जाकर के आप इससे पढ़ सकें। इसको कोई चेक नहीं करेगा। तो इसमें आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, या इंग्लिश में लिखिए। किसमें? इंग्लिश सबको आती है ना लिखनी? व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, यस और नो? करते हैं कि नहीं? ये है इंग्लिश। अपने वर्ड्स में लिखिए कि हमने क्या सीखा क्या समझा, लेकिन सब कुछ लिखा करिए जो मैं बोलूं, ठीक है? तो एक बार थोड़ा सा और पहले स्टेमेन को देख लेते हैं। ये हमारा स्टेमेन था। स्टेमेन के पास भी एक स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्टेमेन, इट इज कॉल्ड फिलामेंट। बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसके छोटे छोटे आंसर होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि बताएं कैसे। अगर हमसे किसी ने पूछा फिलामेंट क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं? आज से पहले, आज से पहले क्या बोलते? वो जो डंडी होती है ना वो स्टेमन में नीचे को लंबी लंबी सी, और इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बट नाउ यू कैन से व्हाट इज स्टेमन। दिस इज एंथर। अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के, यस और नो? और जो टिश्यू इस स्टॉक को एंथर से जोड़ता है, ये टिश्यू, इस टिश्यू को कहते हैं कनेक्टिव। इसी तरह से हम कार्पेल का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज कार्पल और पिस्टल, ठीक है? ये स्टेमेन और कार्पल क्या है? रिप्रोडक्टिव लीव्स, फर्टाइल लीव्स, है ना? इसके अलावा कुछ नहीं बोलिएगा कभी भी। यह है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स। और आप फैमिलियर हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स से, है ना? ये जो आप एंथर में बीच में एक लाइन बनी हुई देख रहे हैं, ये लाइन इसलिए बनाई जाती है जिससे हम कह सकें कि एंथर ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड, ठीक है? और एक वर्ड क्लास 11th का जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, थीका। थीका या सिस्ट, इसको बोलते हैं सैक। एक ऐसा सैक जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है उसको थीका बोलते हैं। थीका कहीं पे भी लिखा हो बायो में, इसका मतलब छोटा सा सैक,
छोटा छोटा सा चेम्बर, ठीक है। अब वो काम हम शुरू करेंगे 2 पेजेस वाला। लेफ्ट पे एक पेज होगा, राइट पे एक पेज होगा। एक सीक्वेंस यहां बनाऊंगा वो लेफ्ट पे आएगी, एक इधर बनाऊंगा वो राइट पे आएगी। गॉट इट? सर इस पेज पे हेडिंग क्या डालें? वही डालिए जो पहले से डालते आए हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट टॉप पर, दोनों पेजेस पे आनी चाहिए ये, लेफ्ट और राइट दोनों पे आनी चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों पेजेस साथ में है भाई। ये दोनों पेजेस साथ में हैं, आधा काम लेफ्ट पे होगा आधा राइट में होगा। अरे खत्म हो गया। 25% पार्ट लेफ्ट पे होगा, 25% पार्ट राइट पे होगा, बचा हुआ 50% पार्ट बीच में होगा। अब सही है? आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आ जाओ, तो सब खत्म हो जाएंगे। दिस इज स्टेमन, है ना। कल मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी, जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसे लिखने की जरूरत तो है नहीं, कल ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। मैंने आपसे कहा कि जो कोन होता है, जिसे हम स्ट्रोबलस भी कहते हैं, ये क्या चीज है? इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स इकट्ठी हो गई, स्पोरोफिल में मिलेगा स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में होगा स्पोर्स। यस और नो? है ना भाई, ये बात हम कल कर चुके। अब बात यह है कि अगर स्पोर्स 2 टाइप्स के होंगे तो क्या होगा? छोटे वाले और बड़े वाले, है ना। और इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। क्या कहलाती है? हेट्रो मींस डिफरेंट, हेट्रो मींस डिफरेंट। और ये टेरिडोफाइटा से शुरू हुई। एल्गी और ब्रायोफाइटा में ये नहीं होता था। एल्गी और ब्रायोफाइटा में एक ही तरह के स्पोर्स बनते थे। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमको क्या कंडीशन देखने को मिलती है? हेट्रोस्पोरी। सारे टेरिडोफाइट में नहीं होती, कुछ में होती है, वहां से शुरू हुई है। नॉट ऑल टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस। तो व्हाट इज हेट्रोस्पोरी? आप बोलेंगे अक्रेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन अ सेम प्लांट। एक पेड़ में एक से ज्यादा तरह के स्पोर्स का होना। स्पोर्स कहां बंद होते हैं? स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम कहां पाया जाता है? स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल के एग्रीगेशन को बोलते हैं स्ट्रोबलस या कोन, ठीक है। अब सोच के आराम से बोलना, जल्दी कोई नहीं है। स्पोर्ट्स किस में बंद है? सबको पार्टिसिपेट करना है क्लास में। माइक्रोस्पोर्स किस स्ट्रक्चर में बंद होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम में। स्पोर किस में बंद है? स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम कहां मिल रहा है? स्पोरोफिल पे। माइक्रोस्पोर किस में बंद होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम कहां पाया जाएगा? माइक्रोस्पोरोफिल पर। हाँ या ना? मेगा स्पोर जिसमें बंद होंगे उसका नाम मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम जिस लीफ पे होगा उसका नाम मेगा स्पोरोफिल। यस और नो? आसान था ना? गुड। तो टेरिडोफाइटा से शुरुआत हुई हेट्रोस्पोरी की, सारे जिम्नोस्पर्म और सारे फ्लावरिंग प्लांट। अब एक सेंटेंस चाहें तो आप उन 2 पेजेस के अलावा कहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सम टेरिडोफाइट्स
all gymnosperms and all angiosperms, some pteridophytes, comma, all gymnosperms and all angiosperms are heterosporous, are heterosporous। ठीक है भाई, हो गई बात खत्म। इधर को मैं बना देता हूं कार्पल। ये हमारे दो पेजेस आ गए। लेफ्ट पेज पे हम इधर लेकर के चलेंगे, लेफ्ट पेज के एक्सट्रीम लेफ्ट पर, लेफ्ट के पेज के बीच में नहीं, लेफ्ट पेज के एक्सट्रीम लेफ्ट पर, और राइट पेज के एक्सट्रीम राइट पर हमारी ये सीक्वेंस चलेगी। ठीक है, अब पेन रख दीजिए, कॉपी बंद कर दीजिए। यू विल गेट द टाइम टू नोट डाउन। समझ लीजिए पहले, क्योंकि मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली कि ये काम खत्म मतलब चैप्टर 2 खत्म। कल ही शुरू की थी चैप्टर 2 हमने, और आज खत्म हो रहा है। एक्चुअली खत्म का मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि चैप्टर 2 को कैसे पढ़ना है, इसे कहते हैं खत्म। स्टेमेन के अंदर है एंथर, स्टेमेन के ऊपर है एंथर, एंथर के अंदर है पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स जिनकी प्लॉइडी होती है एन, है ना, और फ्लावरिंग प्लांट की हर सेल 2n होती है। इसका मतलब एंथर में मियोसिस हुई, यस और नो? इस मियोसिस से पहले हर सेल 2n होगी कि नहीं होगी, है ना? और मियोसिस के बाद पॉलन ग्रेन हो गए n। पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? जर्मिनेशन। पॉलन ग्रेन बच्चों करते हैं जर्मिनेशन। अब आगे की कहानी आपको तब समझ में आएगी जब आपको यह पता चलेगा कि स्टेमेन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोर किस में बंद? स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजिया किस पे? स्पोरोफिल पे। माइक्रोस्पोर किस में बंद? माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ मिलेगा? माइक्रोस्पोरोफिल पे। तो माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमेन का नाम है। उसमें एंथर है जिसमें पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन कर रहे हैं। और कौन जर्मिनेशन करता है? स्पोर्स। तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन स्पोर हुए कि नहीं, यस और नो? पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर्स हैं, तो एंथर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं लिखना है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही लिखना है ना भाई? एनसीईआरटी में हल्का सा डिफरेंस इसमें और इसमें है, हल्का सा। वो डिफरेंस हम समझेंगे, बट वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अदरवाइज आप जानते हैं स्पोर जर्मिनेशन करता है, पॉलन ग्रेन भी जर्मिनेशन करते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। एनसीईआरटी में माइक्रोस्पोरेंजियम किसी और चीज का नाम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो इसी का पार्ट है, इससे अलग नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्लास 11th में इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप कभी भूलेंगे ही नहीं। हमने बच्चों पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यस और नो? चैप्टर का नाम था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, है ना? एंड इट वाज चैप्टर 19 ऑफ क्लास 11। वहां पर हमको बताया गया कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है किडनी, बताया गया कि नहीं? और 11th में भी मैंने ये बोला था कि देखो ये चीज 12th में भी काम में आएगी।
एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। किडनी क्या है? ऑर्गन है। किडनी क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन काय का बना होता है? टिश्यू का। टिश्यू काय के बने होते हैं? सेल्स के। मेरा सवाल जो है ध्यान से समझ लो, मैंने बोला किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि नेफ्रॉन क्या है? तो आपको बताना है क्या ये सेल है, ये टिश्यू है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन सिस्टम है, क्या है? आपको ये तो बोलना ही नहीं है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आप यही तो बोलते, मुझे ये सुनना ही नहीं है। मुझे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानना है नेफ्रॉन का। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किडनी का क्या है? इट इज एन ऑर्गन। इसी तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेफ्रॉन का क्या है? तो हमको पढ़ाया जाता है चैप्टर 7 में। किसमें? चैप्टर 7 हमारे सिलेबस से डिलीट था, सिर्फ एक ही टॉपिक था उसका हमारे सिलेबस में 11th में, एनिमल टिश्यूज। उसमें हमको एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ाए गए थे और ये बताया गया था कि कुछ एपिथेलियल टिश्यूज नेफ्रॉन में जगह जगह होते हैं। क्योंकि नेफ्रॉन का नाम कभी तो रीनल ट्यूबुल लिख देते हैं, कभी किडनी ट्यूबुल लिख देते हैं, कभी यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल लिख देते हैं। मीनिंग सब एक ही है। ट्यूब किसे कहते हैं? जो हॉलो हो और पतली हो जाए तो उसे बोलते हैं ट्यूबुल। जैसे आर्टरी पतली हो जाए तो आर्टेरियोल, वेन पतली हो जाए तो वेनियोल, इसी तरह से ट्यूब पतली हो जाए तो ट्यूबुल। पैरा का मतलब आपको मैं इस साल भी बता चुका हूं, टू बियर। यस और नो? फेरा या फोरा का मतलब होता है टू बियर। तो ये क्या बियर कर रहा है? यूरिन बियरिंग ट्यूबुल, किडनी ट्यूबुल। रीनल वर्ड इज यूज फॉर किडनी। व्हाई? renal artery, renal vein, because kidney is like this, है ना भाई? जब जूलॉजी में बोलना होता है, किडनी का शेप बताना होता है, तो बॉटनी की मदद ले लेते हैं। क्या कहते हैं? इट इज बीन शेप्ड। जब बॉटनी में बताना होता है तो जूलॉजी की मदद ले लेते हैं, इट इज किडनी शेप्ड। पता कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको याद है बॉटनी में हम स्टोमेटा पढ़ते हैं, उसमें गार्ड सेल्स पढ़ते हैं, और गार्ड सेल्स क्या होती हैं? किडनी शेप्ड। बॉटनी में जरूरत पड़ी ना ये शेप बताने की, तो बोल दिया किडनी शेप। और जूलॉजी में पता चला किडनी शेप बताना है तो उसको बीन जैसा बता दिया। द राइट शेप इज रेनी फॉर्म। शेप का क्या नाम है? रेनी फॉर्म। ठीक है, जब शेप्स के नाम रखने होते हैं तो ऐसे ही होता है। जैसे हम बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म, ऊपर से भी फ्यूज होगी, नीचे से भी फ्यूज होगी, बीच में से मोटी होगी। ऐसा कौन होता है? रेडिश, मूली। फ्यूजी फॉर्म, ऊपर भी फ्यूज हो रही है, नीचे भी फ्यूज हो रही है। या जैसे कैरेट बताते तो बोलते थे कोनिकल। गाजर कैसी होती है? कोनिकल शेप। अब हमसे कोई पूछे रेनी फॉर्म शेप क्या होता है, तो बहुत आसान है, जो दिख रहा है वो बोल देंगे, इनर कॉनकेव आउटर कॉन्वेक्स। व्हाट इज रेनी फॉर्म शेप? इनर कॉनकेव आउटर कॉन्वेक्स। लीजिए साहब, इनर कॉनकेव आउटर कॉन्वेक्स, ये होता है रेनी फॉर्म। इसीलिए किडनी से रिलेटेड हर चीज होती है रीनल। ठीक है, बात पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई, खैर वापस आ जाते हैं। तो हमको ये बताया जाता है चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू में कि नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं। तो नेफ्रॉन खुद क्या हो गई फिर? ऑर्गन हो गई कि नहीं? और क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट भी है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गन प्रॉपर। ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम किडनी नहीं कर रही है। किडनी एक घर है जहां पे नेफ्रॉन रहती है। किडनी एक घर है जहां नेफ्रॉन रहती हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन करती हैं। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल पार्ट, द फंक्शनल पार्ट, इसीलिए बोल दिया ऑर्गन प्रॉपर। तो किडनी तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और नेफ्रॉन क्या है? ऑर्गन प्रॉपर। ऐसा ही कुछ आपको यहां देखने को मिलेगा।
माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है और माइक्रोस्पोरेंजियम प्रॉपर क्या है, वो जब हम किताब पढ़ेंगे तो बात होगी, अभी नहीं। अभी तो हम बेसिक्स तैयार कर रहे हैं इस चैप्टर को सीखने के लिए। ठीक है बच्चों। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ जी। कल हमने लाइफ साइकिल बनाई थी, निकालिए फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल। तो स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा, स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेशन, क्या बनेगा, गैमीटोफाइट। क्या बनेगा, गैमीटोफाइट। पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से बनेगा मेल गैमीटोफाइट। और इसकी हर सेल एन होगी कि नहीं, क्योंकि गैमीटोफाइट में हर सेल एन होती है। कल आपने देखा था लाइफ साइकिल में, छोटी सी लाइफ साइकिल है, याद करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं बस उसे, है ना भाई, यस और नो। ठीक है। तो मेल गैमीटोफाइट आपने कभी देखा है क्या नेचर में, पॉलन ग्रेन भी नहीं देखे होंगे नेचर में। अगर आप एंथर को खोलेंगे तो आपको येलो कलर का पाउडर मिलेगा, तो वो पाउडर का एक एक पार्टिकल एक एक स्पोर है, बिकॉज स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, अदरवाइज आपको लगेगा डस्ट है, ये धूल है। और ये तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये भी माइक्रोस्कोपिक है और ये शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। रीजन ये है कि फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, हाँ या ना। तो इसमें डिप्लॉयड फेज डोमिनेटिंग होगी, ये भी 2n, ये भी 2n, सब 2n, जब तक के मियोसिस ना हो। और मियोसिस होने के बाद जो n फेज है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बच्चों हम ऐसे दिखाते हैं, देख रहे हो, लाइफ के ज्यादातर टाइम में कौन रह रहा है, 2n, और n फेज रिड्यूस्ड है बहुत ही कम टाइम के लिए, इसलिए हमको ये सब चीजें नहीं देखती। प्लस ये बहुत छोटी होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, है ना। बहुत छोटी को माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। मैंने सही बोला, नहीं मैंने गलत बोला, आप सही बताइए। जिस चीज का साइज माइक्रोमीटर की रेंज में हो, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। तो जिस चीज का साइज माइक्रोमीटर की रेंज में हो उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। पहले जो बोलते थे वो मत बोलना अब, क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आईज, है ना। नेकेड आईज का मतलब चश्मा लगा लेंगे तो दिख जाएंगी, अब तो आंखें ढक गई चश्मे से, है ना। या पीछे से कोई ऐसे बंद कर ले आगे, दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं तुम्हें, बताओ कौन है हम, होता है कि नहीं, वी डू लाइक दिस। तो ये बोलना ही नहीं है, नेकेड वर्ड ये यूज नहीं करना है, क्या बोलना है, अनएडेड आईज विच कैन नॉट बी सीन बाई अनएडेड आईज। और एड हमको क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे माइक्रोस्कोप। व्हाट इज माइक्रोस्कोप, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू व्यू दोज ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज माइक्रोमीटर की रेंज में हो। माइक्रो मीन्स माइक्रोमीटर की रेंज, माइक्रो डज नॉट मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो डज नॉट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, माइक्रो डज नॉट मीन्स वेरी स्मॉल, द वे ऑफ सेइंग, है ना। अच्छा, कितनी बार बोला था आमिर खान ने, अच्छा, मुझे सिखा रिया, एंड सो ऑन। तो अच्छा कोई हम अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि वेरी स्मॉल सर, वेरी स्मॉल, तो लगेगा हाँ बहुत ही छोटा बता रहा है बच्चा, बहुत ही छोटा होगा, ये समझ में आ गया बात। आपने वेरी को इतना स्ट्रेस दे करके बोला, यू गॉट इट। अब इसको देख लीजिए, ये है बच्चों मेल गेमिटोफाइट।
इसमें आपको एक तो दिख रही है पॉलन ट्यूब, ऑल राइट, नाम सुना है? अगर आप कहेंगे नहीं सुना तो मैं बोलूंगा अभी अभी तो बोला मैंने। ये आपको दो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये और ये हैं बच्चों टू मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई। ये सेल नहीं है, सेल नहीं है, क्या है? न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियाई हैं। ध्यान रखिए, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, बिल्कुल अलग ब्रांच है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे ह्यूमन हो, बिल्कुल अलग ब्रांच है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हाँ या ना? सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट और सबसे ज्यादा एडवांस एनिमल्स, हम दोनों में ये कॉमन है कि हमको अपने फादर से सिर्फ न्यूक्लियस मिलता है। ये चैप्टर 3 में आप सीखेंगे। फ्लावरिंग प्लांट के बेबी को भी अपने पापा से क्या मिला? सिर्फ न्यूक्लियस, पूरी सेल नहीं मिली। और हमको भी अपने पापा से सिर्फ न्यूक्लियस मिलेगा, पूरी सेल नहीं मिलेगी। यू विल लर्न दिस इन चैप्टर 3, और ये बात काम में आएगी चैप्टर 7 इवोल्यूशन में। डोंट फॉरगेट कि मेल पेरेंट सिर्फ न्यूक्लियस देता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, चाहे इधर को फ्लावरिंग प्लांट हो या इधर को ह्यूमन हो, मेल पेरेंट से सिर्फ क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस। क्योंकि इसके सारे स्ट्रक्चर एन है, तो ये न्यूक्लियस क्या होगा? आई टोल्ड यू डोंट राइट, यू विल गेट द टाइम टू राइट। ये न्यूक्लियस भी बच्चों एन होगा और ये भी एन होगा, क्योंकि मियोसिस तो पहले ही हो गई, हाँ या ना? ये आया मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट के पास क्या होना चाहिए? चार्ट में लिखा हुआ है। गैमीटोफाइट से क्या बनते हैं? गैमीट्स। तो गैमीट बने कि नहीं बने? किस फॉर्म में है गैमीट? न्यूक्लियस की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? न्यूक्लियस की फॉर्म में है, हाँ या ना? एक सवाल, ये जो पॉलन ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं, आपको मालूम है अगर एक सेल 2n है तो मियोसिस के बाद उससे 4n बनते हैं, बोलिए, है ना? तो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर ये 4 4 के ग्रुप में होते हैं। किसमें? और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेट्राड। टेट्रा माने 4। इसको पॉलन टेट्राड भी कह देते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कह देते हैं। हमें ये देखना है कि हमारी एनसीईआरटी हमको क्या सिखा रही है, ठीक है बच्चों? बातें दोनों सही हैं, हायर लेवल पर जाकर के आपको पता चल जाता है, बट मैं तो दुआ करूंगा आप ना जाएं हायर लेवल में, बीएससी एमएससी में ना जाएं। यू शुड गो टू मेडिकल कॉलेज, है ना? जैसा हमारे साथ हुआ आपके साथ ना हो। से थैंक यू इडियट्स, इतनी अच्छी दुआ दे रहा हूं मैं और थैंक यू भी नहीं कह रहे। से थैंक यू। हाँ, चलो, तो ये क्या है भाई? क्या है? हाँ, पॉलन टेट्राड में कितने होते हैं? 4। आपको कितने दिख रहे हैं? मतलब अभी पूछा नहीं है सवाल मैंने और जवाब पहले ही आ गया। 3 दिख रहे हैं, तो मैंने पूछा ही नहीं चौथा कहाँ है, वो कह रहे हैं एक पीछे है। कहाँ है चौथा? कहाँ है पीछे? नहीं दिख रहा मुझे, मैंने बनाए ही नहीं 4, 3 ही बनाए। तो ऐसे सवालों के जवाब मत दिया करिए, और ऐसे जवाब तो बिल्कुल मत दिया करिए कि एक पीछे है। बोर्ड के पीछे चल के देखें है कि नहीं है। क्या मैंने बनाए 3 है तो 4 कहाँ से आ गए? फिर भी हम इसे बोल रहे हैं पॉलन टेट्राड। तो आपसे जब इस तरह के क्वेश्चन कौन पूछेगा मालूम है ना? एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो वाइवा लेने के लिए आते हैं। ये रहा पॉलन टेट्राड, कितने हैं? तो आप बोलिए होते तो 4 हैं, दिखते 3 हैं, तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेंगे। तो आप कह देंगे एक पीछे है, तो वो पेज पलट देंगे कॉपी, कहाँ है पीछे। सेम थिंग विल हैपन। आपको क्या बोलना है? आपको बोलिए कि सर ये टेट्रा, और अगर वो एग्जामिनर फीमेल हो तो मैम बोलना। कभी आप रट के चले जाएं, दिस इज
टेट्राहेड्रल टेट्राड। बच्चों अगर ये लीनियर टेट्राड होता ना, कैसा होता, लीनियर टेट्राड, तो आपको चार ही दिखते। अगर ये टी शेप टेट्राड होता तो भी आपको चार दिखते, लेकिन एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल टेट्राड है, जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, है ना। तो 4 डायमेंशन आप यहां नहीं दिखा सकते ऑन द बोर्ड, इसलिए ये ऐसे जवाब मत देना कि ये पीछे है या आगे है या ऊपर है या नीचे। यू हैव टू से दिस इज tetrahedral tetrad in which we can only see 3 faces, we cannot see the fourth one। और भी बता देना, ये लीनियर होता तो दिख जाते या टी शेप होता तो दिख जाते। टेट्राड बहुत तरीके के होते हैं, बट आप सिर्फ इस पे फोकस रखिएगा। दिस इज टेट्राहेड्रल टेट्राड। ये काम खत्म हो गया, मेल गैमीटोफाइट बन गया, और मेल गैमीटोफाइट में मेल गैमीट आ गया, किस फॉर्म में, न्यूक्लियस की फॉर्म में। ठीक है, हमने लाइफ साइकिल बनाई थी कल, उसमें हमने देखा था स्पोर का जर्मिनेशन होगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, स्पोर का जर्मिनेशन होगा और गैमीटोफाइट बनेगा, उसमें गैमीट होंगे। इतना काम हो गया उस चार्ट का। यही काम अब यहां पर भी करके देखना है हमें। इसे अलग से कहीं नोट कर लेना इफ यू नीड इट, वैसे अब जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, पड़ेगी क्या। चलिए तो अब उसे उधर देखते हैं क्या होने वाला है। कार्बल का नाम है बच्चों मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में क्या पाया जाता है, स्पोरेंजियम, इसमें है ओव्यूल, ओवरी को हमने इंक्लूड ही नहीं किया। क्या है इसमें, ये रहा ओव्यूल, ओव्यूल का नाम है मेगा स्पोरेंजियम। क्या नाम है, मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजियम, और ये 11th क्लास में सिखाया जाता है बच्चों को, चैप्टर 3 में हमारे बच्चों को भी सिखाया गया है। ओव्यूल में होगी बच्चों मियोसिस, यानी कि इससे पहले तक के सारे टिश्यू 2n होंगे, यस और नो। और मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मींस n, n और हैप्लॉइड बराबर हैं क्योंकि बॉडी 2n है। मेगा स्पोर्स बने 1 2 3 4, 3 डीजेनरेट हो गए। बायोलॉजी में जब भी कोई सेल डीजेनरेट हो या डिसइंटीग्रेट हो, इसका मतलब इसको कहते हैं कुर्बानी। वो अपने कंटेंट एग्जिस्टिंग सेल्स को देकर जाती है। 4 का खाना 1 को मिल गया, तो ये हेल्दियर होगा कि नहीं होगा। तो 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए, उन्होंने अपने न्यूट्रिएंट्स किसको दे दिए, जो 1 मेगास्पोर था। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया 1 फंक्शनल मेगास्पोर। अब अगर हमसे कोई पूछे बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग फंक्शनल मेगास्पोर, आपको कुछ नहीं बोलना है, बस वही बोलना है जो आपको पता है। क्वेश्चन कितना ही ट्विस्ट हो जाए, आंसर वही होगा जो आपको सिखाया गया है। स्पोर का काम, तो क्या फंक्शन होगा इसका, तो क्या बोलेंगे, 1 फंक्शनल मेगास्पोर का मतलब यही जर्मिनेट करेगा। क्या मतलब हुआ, यही जर्मिनेट करेगा। गॉट इट। तो जब इसका जर्मिनेशन होगा, आप तो राइट पेज पे नीचे लिखते चले जाइए, एक्सट्रीम राइट पर, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, यस और नो। तो बनेगा फीमेल गैमीटोफाइट। इसी का दूसरा नाम होता है एम्ब्रियोसेक। सब चीजें सीखेंगे आप क्यों इसका नाम ये होता है। ठीक है,
अभी हमको फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाना है इसके नीचे, ठीक है। लेकिन वो बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हमको सीखनी पड़ेंगी, तभी हमें समझ में आएगा कि वो स्ट्रक्चर बना कैसे, क्या उसका मीनिंग है। ये सीक्वेंस एक्सट्रीम लेफ्ट पर आनी है, ये सीक्वेंस एक्सट्रीम राइट पर आनी है, और पेज पे नीचे जगह रह जाएगी काफ़ी सारी, एज आई होप। है भाई? बिल्कुल। तो रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।